ये है वन पीस के 8 मोस्ट इंप्रेसिव डिस्प्लेज ऑफ लॉयल्टी। नंबर 8 पे जब लूफी एज को बचाने के लिए इम्पेल डाउन में घुस जाता है। कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर, लेकिन लूफी ने प्रूव कर दिया कि शराब और दोस्तों के साथ बिताए हुए पल कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब लूफी को पता चलता है कि एज कैप्चर हो गया और एग्जीक्यूट होने वाला है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे इम्पेल डाउन में घुस जाता है। इम्पेल डाउन को सर पर चढ़ा लेता है। उधर से एस्केप करके मरीन फोर्ट भी पहुंच जाता है, जहाँ पे वो तीनों एडमिरल से भिड़ जाता है, वो भी बिना किसी की परवाह किए। और लूफी एज को ऑलमोस्ट बचा भी लेता है, जो प्रूव करता है कि लूफी अपने भाई के लिए कितना ज़्यादा लॉयल और कितना ज़्यादा केयरिंग है। नंबर 7 पे है बॉन क्ले का सेक्रीफाइस। बॉन क्ले भले ही कोई मेन कैरेक्टर ना हो उसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला हो, लेकिन वो वन ऑफ द मोस्ट लॉयल लोगों में से एक है जो लूफी की ज़िंदगी में है। एलाबास्टा में बना दोस्त लूफी को इम्पेल डाउन में वापस मिल जाता है, जहाँ पे वो लूफी के साथ पूरे टाइम रहता है और बार बार लूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगाने को तैयार हो जाता है। जहाँ पे वो एक सेकंड के लिए भी लूफी को अकेला नहीं छोड़ता। उसका एक भी सेक्रीफाइस छोटा नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तब था जब वो ना सिर्फ अपनी लाइफ पर अपनी फ्रीडम को भी दांव पे लगा देता है, ताकि लूफी वक्त रहते इम्पेल डाउन से बाहर निकल सके, जो वन पीस के हिस्ट्री में मेरे हिसाब से सबसे बड़े सेक्रीफाइसेस में से एक है। नंबर 6 पे वीवी का रिफ्यूज़ल। वीवी के लिए अपने किंगडम के लिए लॉयल्टी अपने खुद के फ्रीडम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोकोडाइल को हरा के अपने किंगडम को लिबरेट करने के लिए स्ट्रॉयड्स और वीवी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जहाँ पे वीवी स्ट्रॉयड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। क्रोकोडाइल को हरा के स्ट्रॉयड्स तो एलाबास्टा से निकल जाते हैं। सवाल ये था कि वीवी उनके साथ जाएगी कि नहीं, जहाँ पे वीवी ने अपने खुद के फ्रीडम को सैक्रिफाइस करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रिंसेस को चुना, ताकि वो अपने किंगडम को रिबिल्ड कर सके और पहले जैसा बना सके, जो उसे एक वर्दी प्रिंसेस बना देता है। नंबर 5 पे पेड्रो का सैक्रिफाइस, जहाँ पे बॉन क्ले लूफी के एस्केप के लिए खुद इम्पेल डाउन में रह जाता है। होल केक आइलैंड में पेड्रो, जो फ्यूचर मिंग्स का लीडर हो सकता था, वो लूफी की पोटेंशियल में बिलीव रख के अपने आप को बॉम्ब से उड़ा देता है, ताकि लूफी और उसका गैंग सेफली एस्केप कर सके। किसी के लिए मरना अपने आप में एक हीरोइक बात है, लेकिन किसी और के लिए विलिंगली खुद को उड़ा देना, ये नेक्स्ट लेवल लॉयल्टी और फेथ का साइन है। पेड्रो लूफी को अभी अभी मिला था और सिर्फ थोड़े टाइम में ही लूफी के लिए वो बहुत ज़्यादा लॉयल हो गया था, वो भी बिना कोई पेन या रिग्रेट के, जहाँ पे उसने विलिंगली खुद को उड़ा दिया। और फीट जो लूफी के खुद के कुछ क्रूमेट्स कभी अचीव नहीं कर पाएंगे पूरे लाइफ टाइम में, जो पेड्रो की रियल लॉयल्टी दिखाता है। नंबर 4 पर है जब ब्रुक अपना स्टारडम सैक्रिफाइस कर देता है। स्ट्रॉ हैट्स को ब्रुक मिला था थ्रिलर बाग आर्क के टाइम पे, जब बाद में उनके ग्रुप का म्यूजिशियन बन जाता है, लेकिन थोड़े टाइम में साबॉडी का कांड हो जाता है, जहाँ पे वो लोग सब अलग हो जाते हैं, वो भी 2 साल के लिए। इन 2 साल में ब्रुक को बहुत ज़्यादा फेम मिलता है एज ए सोल किंग, एक रॉक स्टार, लेकिन अपने क्रू के लिए वो अपने फेम को भी पीछे छोड़ देता है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। इतना ही नहीं, वो बिग मम के चंगुल से एक फोने क्लिप भी लेके आ जाता है, जो दिखाता है कि ब्रुक अपने क्रू के लिए कितना ज़्यादा लॉयल है, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिसे वो कुछ महीने पहले ही मिला था। नंबर 3 पे जोरो का नथिंग हैपेंड सीन। लूफी अक्सर बैटल्स में भर भर के डैमेज लेते रहता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि लूफी जो डैमेज लेता है वो कितना ज़्यादा फेटल हो सकता है। ऑफकोर्स तब तक जब तक जोरो लूफी का डैमेज नहीं लेता। जब जोरो अपनी जान और एम्बिशन को अपने कैप्टन के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाता है, वो भी सिर्फ ये कह के कि उसके एम्बिशंस का कोई मतलब नहीं अगर वो अपने कैप्टन की जान ना बचा सके, और वो इस फीट को और ज़्यादा कूल बना देता है जब जोरो लूफी का सारा पेज ले लेता है, फिर भी ज़रा भी कंप्लेन नहीं करता किसी से, ना अपने सैक्रिफाइस के बारे में किसी को बताता है, उसकी डींगे हाँकता है और सांजी के क्वेश्चन को भी नथिंग हैपेंड बोल के ख़त्म कर देता है, जो जोरो की लूफी के लिए लॉयल्टी दिखाता है। नंबर 2 पे आकाज़ाया 9 का फ्यूचर ट्रैवल। आकाज़ाया 9 ने बहुत सहन किया है ताकि वो वानो को फ्री कर सके। ओडेन के एग्जीक्यूशन के बाद उसके रिटर्नर्स बच के भाग जाते हैं, प्रॉमिसिंग कि इसका बदला वो लेके रहेंगे और वानो को फ्री कर देंगे, जिसके लिए वो लोग 20 साल फ्यूचर में चले जाते हैं। और बाकी के समुराई जो रह जाते हैं वो पेशेंटली 20 साल तक वेट करते हैं उनके आने का, जहाँ पे वो लोग 20 साल तक प्लान करते हैं ताकि अपने कंट्री को वापस ले सकें। जो समुराई रह जाते हैं उनके लिए 20 साल का जुल्म काफ़ी ज़्यादा होता है, उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए, उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो लोग पेशेंटली वेट करते हैं और अपना पूरा विश्वास रखते हैं कि उनका टाइम ज़रूर आएगा। और एंड में उनका पेशेंस रंग लाता है और उन्हें फाइनली फ्रीडम मिल जाता है, जो दिखाता है कि वो लोग अपने किंगडम के लिए और अपने किंग के लिए कितने ज़्यादा लॉयल है। उनके मरने के बाद भी वो लोग उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, ना वो लोग अच्छी ज़िंदगी के लिए एनिमी से मिल जाएंगे। नंबर 1 पे मिंग्स की लॉयल्टी। मिंग्स ने मोस्ट प्रोबेबली अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट डिस्प्ले ऑफ लॉयल्टी दिखाया है, जहाँ पे वो लोग बहुत दिनों तक जैक्स और बीच पैरेट क्या तो टॉर्चर होते रहे। उनकी 1000 ईयर ओल्ड कंट्री डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ गई, उनके लीडर्स के हाथ और पैर कट गए, कई लोग मर गए, लेकिन किसी ने भी राइजो की लोकेशन रिवील नहीं की। वो लोग पूरा एक कंट्री मरने को तैयार था ताकि सिर्फ राइजो को वो लोग प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे पूरे के पूरे मिंग्स ट्राइब ने किसी भी एक बंदे ने भी अपने आप को या फिर अपने परिवार वालों को बचाने के लिए राइजो को सेल आउट नहीं किया, जो दिखाते हैं कि मिंग्स का पूरा ट्राइब अभी तक का सबसे लॉयल ट्राइब है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू।